नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी भी देंगे इस्तीफा, क्योंकि नितिन गडकरी के एक बयान ने पूरी भाजपा को हिला करके रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े संकट में फंसे हुए और भारतीय जनता पार्टी से नेता इस्तीफा देकर बाहर निकलकर और अपनी पार्टी बनाने लगे। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस से बहुत लोगों ने निकल करके अपनी पार्टी बनाई। शरद पवार भी उसमें शामिल हैं, जगनमोहन रेड्डी शामिल हैं, उसमें ममता बनर्जी शामिल हैं और भी बहुत लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक व्यक्ति ने निकलकर अपनी पार्टी बनाई थी, कल्याण सिंह। उस वक्त वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वहां से उनका इस्तीफा होने के बाद, राम मंदिर पर जो हमला हुआ था उसके बाद जो उनका इस्तीफा हुआ कल्याण सिंह का, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और वह पार्टी चल नहीं पाई तो फिर भाजपा में विलय कर दिया। लेकिन नितिन गडकरी ने, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस समय नितिन गडकरी ने कहा था कि अब तो इज्जत उसी में है कि चुपचाप इस्तीफा देकर के साइड हो जाओ, अगर अपनी अपनी इज्जत बचानी है तो। लेकिन कल नितिन गडकरी के दिए बयान ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक भूचाल सी परिस्थिति ला दी। नितिन गडकरी ने कहा क्या? नितिन गडकरी ने कहा, कई बार अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता घर की मुर्गी दाल बराबर बन जाते हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह बयान नितिन गडकरी ने दिया। यानी कि जो पुराने लोग हैं, नेता हैं पार्टी के अंदर, उनका कोई इज्जत नहीं है, वह किसी काम के नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं देता, जबकि उनके अंदर सरकार चलाने की क्षमता है, जबकि उनके अंदर सोच है, ब्लूप्रिंट है, पार्टी को आगे ले जाने का है। लेकिन फिर भी उनमें से अध्यक्ष नहीं बनता है। एक बिहार से आम विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बन जाता है। पार्टी का अध्यक्ष एक आम कार्यकर्ता को बना दिए। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि उसकी सोच कितनी बड़ी है, पार्टी को कहां तक लेकर के जा सकता है, क्या इतने बड़े संगठन को चलाने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं है। और क्षमता नहीं है, उसके बाद उसे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाता है तो यह तो बस मनमानी वाली बात हुई और रिमोट से चलाने वाली, कि तुम तो कुर्सी पे बैठे रहो, हम जो बोलते जाएंगे तुम बकते रहो, यह वाली कहानी हो गई। तो इससे भी नाराज नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो नितिन गडकरी का मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि गलती से छप गया होगा, या खबर गलती से चल रहा है, नितिन गडकरी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मजाक उड़ाया गया। और उसके बाद नितिन नवीन की ताजपोशी होती है। तब नितिन गडकरी का बयान आया कि अगर किसी को अपनी सम्मान और इज्जत बचाना है तो चुपचाप इस्तीफा देकर के बाहर चला जाए। और अब कल नितिन गडकरी का यह बयान कि कई बार अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता घर की मुर्गी दाल बराबर पार्टी में बन जाते हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, यह कहा नितिन गडकरी ने। अब मुरली मनोहर जोशी ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर के हजारों सवाल खड़े किए। मुरली मनोहर जोशी ने तो नरेंद्र मोदी के उस सभी जीडीपी और विदेश नीति और कूटनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, सारे इनके आंकड़े झूठे हैं। यह किसने कहा था? मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सारे आंकड़े झूठे, गलत, लोगों तक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। खुल करके बगावत कर दिया। यहां तक कि पीएम केयर फंड को छिपाया क्यों जाता है, आरटीआई क्यों नहीं लगा सकता, उसका आंकड़ा क्यों नहीं डाटा मांग सकता, उसका ऑडिट क्यों नहीं होगा, यह सारे सवाल उठे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंततः जब अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया है, अन्नामलाई ने इस्तीफा क्यों दिया, अब आप दर्शकों को बताओ। मैं नवभारत टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं आप दर्शकों को खबर कि अन्नामलाई ने 5 पन्ने का इस्तीफा मोदी को सौंपा। मोदी के बहुत खास में से अन्नामलाई एक है, बड़ी ध्यान से इसे समझिए आप दर्शक। अन्नामलाई ने 5 पन्ने का इस्तीफा
अन्नामलाई को क्यों नहीं मना पाए नितिन नवीन, इसके 5 कारण है। नितिन नवीन, जिसका अभी मैंने बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और नितिन गडकरी ने कहा था कि अब भलाई उसी में कि इस्तीफा दे करके चले जाओ। अब कहीं ना कहीं नितिन गडकरी भी इस लाइन में लग गए हैं और उनके बयान के बाद यह चर्चा शुरू हो जाती है कि नितिन गडकरी भी इस्तीफा आने वाले वक्त में अब जल्द दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले कहा कि भैया जिसको इज्जत बचानी है इस्तीफा दे करके निकल जाओ। तो अन्नामलाई तो निकल गए, शुरुआत कर दी अन्नामलाई ने, अब इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है आने वाले वक्त में। तो नवभारत टाइम्स लिख रहा है कि 5 पन्ने का इस्तीफा अन्नामलाई को क्यों नहीं मना पाए नितिन नवीन, इसके 5 कारण हैं। उन 5 कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अन्नामलाई नरेंद्र मोदी के बहुत खास थे, पार्टी के खास नहीं थे, भाजपा के खास नहीं थे, नरेंद्र मोदी के बहुत खास थे और अमित शाह के, इन 2 लोगों के बहुत खास थे। और अब क्या कह रहे हैं, नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट क्या लिखी, नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट लिखी कि तमिलनाडु में बीजेपी की अगुवाई कर चुके अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके बाद वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। के अन्नामलाई ने नितिन नवीन को 5 पेज का इस्तीफा सौंप के अन्नामलाई जल्द ही कुछ खुद इस फैसले का ऐलान कर सकते हैं, और शाम होते होते उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके आगे अन्नामलाई ने इस्तीफा क्यों दिया, इसे भी जरा ध्यान से समझिए। के अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने के फैसले के बाद से तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री विजय ने टिप्पणी की थी कि राज्य में अब 2 दलों के बीच मुकाबला है, एक डीएमके और दूसरी टीवीके। विजय ने कहा था कि इसके अलावा जो भी बीच में आएगा उसका कोई मतलब नहीं है, उसे नुकसान हो सकता है। विजय के बयान को अन्नामलाई के प्रस्तावित नई पार्टी के गठन की तैयारियों पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। अन्नामलाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसको जोड़ करके इस हमले को देखा जा रहा है। के अन्नामलाई ने बीजेपी अध्यक्ष को 5 पन्ने का इस्तीफा सौंपा, उसमें उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजहों का उल्लेख किया है। उन 5 पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि उस 5 पॉइंट्स में अन्नामलाई ने क्या लिखा। नंबर 1, अन्नामलाई को पिछले साल जब बीजेपी से साइडलाइन किया था तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को कबूल कर लिया था। अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर फैन हैं, वह इसीलिए बीजेपी में रुके रहे। नंबर 2 पॉइंट्स, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, यह नवभारत टाइम्स के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं आप दर्शकों को, जो कि नरेंद्र मोदी के गाथाएं गाता है। उस रिपोर्ट में अगर यह चीजें आती हैं तो यह चीजें छोटी नहीं है। क्या कह रहे हैं अन्नामलाई, फिर एक बार आपको नंबर 1 पॉइंट से बता रहा हूं। अन्नामलाई को पिछले साल जब बीजेपी ने साइडलाइन किया था तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को कबूल कर लिया था। अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर फैन हैं, वह इसलिए बीजेपी में रुके रहे। नंबर 2 पॉइंट, 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बेहद मामूली बढ़ा। पार्टी का सिर्फ 1 सीट जीत पाई, पार्टी के प्रदर्शन से अन्नामलाई को निराश कर दिया। नंबर 3 पॉइंट, यानी कि तमिलनाडु में वजूद नरेंद्र मोदी अपना नहीं बना पाए और नरेंद्र मोदी के रैलियों का उल्टा रिएक्शन हुआ, और सहयोगी दल एडीएमके जो था जिसकी कीमत और नुकसान उसे भी हुआ, और अन्नामलाई को महत्व तो नहीं दिया जा रहा था, उनको आगे नहीं निकलने दिया जा रहा था, जबकि वह मुख्य चेहरा थे। अब नंबर 3 पॉइंट्स पे क्या कहते हैं, अन्नामलाई के सामने बीजेपी की केंद्रीय राजनीति, संगठन और सरकार में आने के विकल्प थे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति करना चाहते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति करना चाहते हैं और विकल्प था केंद्र में आने का उनको, लेकिन वह तमिलनाडु से है और तमिलनाडु की राजनीति करना चाहते थे। नंबर 4, विजय की अगुवाई वाली टीवीके की जीत ने द्रविड़ दलों के वर्चस्व को तोड़ दिया है। अन्नामलाई विजय के कुर्सी संभालने के बाद ही मजबूत विपक्ष देने की तैयारी में जुटना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है और भाजपा को स्वीकार तमिलनाडु नहीं कर रहा है। तो
अन्नामलाई अपनी पार्टी बना करके और वहां पर एक चुनौती देना चाहते हैं। नंबर 5, अन्नामलाई के समर्थकों का दावा है कि 4 जून को अपने 42 साल पूरे करेंगे। इसके बाद 2031 तक खुद को खड़ा करने के लिए काफी वक्त है। अन्नामलाई 4 जून को जब उनका जन्मदिन है, उसके बाद में वह 2031 तक अपनी पार्टी को पूरी तरह से मजबूत कर देंगे टीबीके का सामना करने के लिए। अब ध्यान दें, आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जाती, सुनाई जाती। क्या? सुनी नहीं जाती, सुनाई जाती है। अब यह कि अब फिर एक बार आप दर्शक सुन लीजिए नितिन गडकरी के उस कल वाले बयान को, फिर एक बार आप दर्शकों को बताता हूं। नितिन गडकरी ने क्या कहा? कई बार अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता घर की मुर्गी दाल बराबर बन जाते हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब मैं आप दर्शकों को बयान बताता हूं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनको 75 साल 70 साल की उम्र में उनको मार्गदर्शक मंडल भेज दिया गया, लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था उस वक्त वह थे, लेकिन यह कहा गया कि अब 70 साल से ऊपर वालों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। तो यशवंत सिन्हा ने अपनी इज्जत खुद बचाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वह अलग हो साइड हो गए, क्योंकि वह समझ गए मोदी के राज में मोदी सब पर कब्जा करना चाहते, किसी की चलेगी नहीं, साइड हो गए। अब वह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की दुखती नस अमेरिका में है, ट्रंप ने दबा रखी है। जैसा वहां रिमोट चलेगा वैसे ही मोदी यहां चलेगा, और मोदी यहां जैसे रिमोट दबाएगा वैसे पूरा संगठन चलेगा। अच्छा, अब मुरली मनोहर जोशी जो वरिष्ठ है वह भी मार्गदर्शक मंडल में चले गए। फेरिस्ट लंबी है, सबके नाम नहीं गिना सकते, लेकिन मुख्य लोगों के बता रहे। अब मुरली मनोहर जोशी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। इनके विदेश नीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, सब पर सवाल खड़ा कर दिया और सभी आंकड़ों को फर्जी बता दिया। अब सुब्रमण्यम स्वामी पे आ जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वह कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन वह भी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी बातें यहाँ बड़ी सटीक बैठ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के बैठक करे और बैठक करके प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दे। अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर कभी सत्ता में भविष्य में आना है और आरएसएस को अपने संगठन को बचाए रखना है, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा ले ले, उनको साइड कर दे, अन्यथा देश भी गुलाम होगा, भाजपा भी खत्म होगी और आने वाला वक्त में आरएसएस पर डंडा चलेगा। यह किसने कहा? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और ना तो उनका इस्तीफा लेने की हिम्मत मोदी में बची। अब ऐसे में यह सारे चीजें आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। अब इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब नितिन गडकरी के इस बयान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है और बाहर से आए हुए लोगों को बड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है, इनके कहने में, और खुद परिवहन मंत्री हैं। लेकिन नितिन गडकरी को एक दर्द और भी छिपा हुआ है जो आप दर्शकों को बताना जरूरी है, जिसको लेकर के नितिन गडकरी ने खुलेआम बोला भी। नितिन गडकरी कभी भी चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में उस स्तर पर नहीं निकलते थे जिस स्तर पर प्रचार किया जाता है। नितिन गडकरी हमेशा कहते थे बस मैं तो पर्चा दाखिला कर दूं, मैं चुनाव जीत जाता हूं, लोग ही जीता लेते हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को 1 बजे और 2 बजे घर को आते थे। इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और वोट भी इनके कम हो गए। नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि हमारे ही लोग हमें हराने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। यह नितिन गडकरी के आधिकारिक बयान है कि हमारे ही लोग हमें चुनाव हराने के लिए कर रहे हैं। चूंकि नितिन गडकरी को मोदी की हिम्मत नहीं हुई हटा देने की, चूंकि नितिन गडकरी आरएसएस के बड़ी खास में से एक है। अगर नितिन गडकरी को हटाने का मतलब कि कई सांसद इस्तीफा दे देते, तो अब नितिन गडकरी ने यह आरोप लगाया था
अब नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर नितिन गडकरी ने कहा कि भैया अब देखो, अब वक्त आ गया है कि अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद इस्तीफा दे दो। तो क्या अब अन्ना मलाई के इस्तीफे के बाद में अब नितिन गडकरी का अगला इस्तीफा होने जा रहा है? इसके बाद और कई नेताओं का इस्तीफा होगा। अब यहां पर बात आकर के फंस गई और नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से जकड़ गए हैं यहां पर। अब इस बीच एक चीज और आई जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, जिस पर हम आप अब महाराष्ट्र से अब्दुल सत्तार ने, शिवसेना के नेता हैं बड़े, अब्दुल सत्तार ने सबको चौंका दिया और अब्दुल सत्तार ने के बयान ने पूरे गठबंधन के अंदर हड़कंप सा परिस्थिति मचा दिया। और अब्दुल सत्तार का बयान अब हर एक दल जो मोदी सरकार के साथ है उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब्दुल सत्तार शिवसेना के नेता हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी बीजेपी शिवसेना का सिर कलम करके, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, अब्दुल सत्तार कहते हैं शिवसेना के नेता इन्हीं आधारों पर कि हमारी सहयोगी बीजेपी शिवसेना का सिर कलम करने का काम कर रही है। गुवाहाटी की कामाख्या देवी हमारे बलिदान को जानती है, लेकिन बीजेपी अब उस बलिदान को पूरी तरह से भूल गई है। अब दर्शकों को इनके कहने का इस बयान का मैं अर्थ बताता हूं, उसके बाद इनके अगले बयान पर हम लोग चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में नहीं था, जबकि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। जो आरएसएस पूरे देश में, दुनिया में कहता है अपने आप को कि हमारा संगठन है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। नागपुर में रहने के बावजूद विदर्भ का एरिया जो है वहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं, कांग्रेस का वर्चस्व है, पहली चीज। और इस लोकसभा चुनाव में भी यह चीज देखा। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर पैर जमाने के लिए और राजनीति करने के लिए बाला साहब ठाकरे के सहयोग की जरूरत पड़ी और गठबंधन शिवसेना और भाजपा का हुआ। पहली बात, बाला साहब ठाकरे के सहयोग से ही यह सरकार बनने तक पहुंची नौबत। अब वही भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को दो टुकड़ों में बांट दिया। क्या? दो टुकड़ों में बांट दिया, उद्धव ठाकरे और शिंदे। और जिस पिता की विरासत पुत्र को मिलनी चाहिए वह एक 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने दिला करके धोखा दिया अपने उस सहयोगी दल को जिसने भारतीय जनता पार्टी को जमीन खड़ा होने के लिए दी थी। मतलब समझे? यानी कि जो बाला साहब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को जगह दी खड़ा होने की, राजनीति करने के लिए महाराष्ट्र में, उसी बाला साहब ठाकरे के न रहने पर, दुनिया छोड़ जाने पर, उसके बेटे उद्धव ठाकरे को जो विरासत शिवसेना मिली, उस शिवसेना को एक 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर एकनाथ शिंदे के हाथ में छीन करके दे दिया। एकनाथ शिंदे मुंबई के थाने में 3 व्हीलर ऑटो चलाते थे। बाला साहब ठाकरे ने उन्हें 3 व्हीलर ऑटो से निकालकर नेता बना दिया, मंत्री बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, और वह दगाबाजी कर गए। लेकिन अभी भी दोनों कहीं ना कहीं एक तार दोनों का मिलता है। तो इनका कहना है कि दुनिया जानती, फिर से एक बार अब्दुल सत्तार के बयान को समझिए। कहते हैं हमारी सहयोगी बीजेपी शिवसेना का सिर कलम करने का काम कर रही है। गुवाहाटी की कामाख्या देवी हमारे बलिदान को जानती है, लेकिन बीजेपी अब उस बलिदान को पूरी तरह से भूल चुकी है कि हमने ही किया। और अब यह इनका कहना है कि सर जो है, सर एकनाथ शिंदे हैं और धड़ उद्धव ठाकरे हैं, और अब धड़ किसी तरह से चल रहा है और सर को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मंत्री तक को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीट देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। सत्ता में होने के बावजूद, सरकार को समर्थन देने के बावजूद, जो महाराष्ट्र और दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं उसके बावजूद उनको पीट दिया जाता है, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। उनके मंत्रियों के घर छापे पड़ जाते हैं, लेकिन किसी भाजपा नेता के यहाँ छापे नहीं पड़ते, भले करोड़ों रुपया वैसे गड्ढे में फेंके हों। यह चीज आगे
अब्दुल सत्तार क्या कहते हैं? आगे अब्दुल सत्तार कहते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी, बड़ी ध्यान से इसे समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर अब्दुल सत्तार बात कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार कहते हैं, शिवसेना के जबकि वरिष्ठ नेता में से एक है, अब्दुल सत्तार कहते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को कई गुटों में बांट रही है। डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भाजपा हमारी पार्टी को कई गुटों में बांट रही है और शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है। कई गुटों में बांटकर एक धरा, अब जैसे 54 विधायक इनके हैं और 7 सांसद हैं, एक श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे ही हैं, बाकी 6 हैं। सांसदों में और विधायकों में कई गुट, एक गुट नुमा बना करके कि किसी से हमारे अच्छे संबंध है, इसके पास ईडी सीबीआई का छापा, इसके पास इनकम टैक्स का डंडा, इसके पुराने एफआईआर निकाल करके इसको करने का, यह सारा षड्यंत्र रच करके कई गुट में बांट करके और एक एक गुट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अब्दुल सत्तार कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को कई गुटों में बांट रही है और शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है। आगे अब्दुल सत्तार कहते हैं कि बीजेपी पहले ही हमारे अंग तोड़ चुकी है। देखिए दिल की बात जो वहां पे आ गई ना, बीजेपी पहले ही हमारे अंग को तोड़ चुकी है, यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे 2 टुकड़े में कर दिए, एक सर अलग कर दिया है, धर अलग कर दिया है। जो पहले बयान में इन्होंने सर कलम की बात की थी और अब धर की बात कर रहे हैं। बीजेपी हमारे अंग तोड़ चुकी है, अब उनका मकसद हमारा सिर तोड़कर हमें राजनीतिक रूप से समाप्त करना है। अब भारतीय जनता पार्टी शिंदे के पास में शिवसेना का असली सिंबल है। अब सर जो अलग हुआ है, धर अलग हुआ है, सर को कुचल करके खत्म करना चाहती है कि शिवसेना नाम की चिड़िया खत्म हो जाए, शिवसेना नाम की चिड़िया खत्म हो जाए, वह सिंबल फ्रीज हो जाए। यह अगर खत्म होती पार्टी तो इसका सिंबल फ्रीज हो जाएगा, इसका सिंबल फिर उद्धव ठाकरे को नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे को यह सिंबल अब तभी मिलेगा जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों एक हो जाए, तब वह सिंबल काम करेगा, नहीं तो सिंबल फ्रीज हो जाए, किसी को नहीं मिलेगा। वही कह रहे कि राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहती है। आगे अब्दुल सत्तार कहते हैं कि मेरे नेता जो भी फैसला लेंगे मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करूंगा। कारण यह है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं और उसके प्रभुत्व में काम करते हैं तो शिवसेना का अस्तित्व बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या करें कि मेरे नेता जो भी फैसला लेंगे मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करूंगा। अब शीर्ष नेतृत्व जो है वह जो भी फैसला ले, साथ रहना है नहीं रहना है वह स्वीकार है, हमें, हम बगावत नहीं करेंगे। लेकिन कारण यह है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहे और उसके प्रभुत्व में काम किए, यानी कि उसके अंदर हम काम किए, हमारी न चली, उसके आदेशों पर हम काम किए, तो शिवसेना का अस्तित्व बहुत मुश्किल में हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह कौन कह रहा है? यह शिवसेना का वरिष्ठ नेता कह रहा है, अब्दुल सत्तार कह रहे हैं। अब सोचिए, जिस वजह से यह पार्टी बनी और उद्धव ठाकरे को छोड़ा, अब भारतीय जनता पार्टी में 2.5 साल मुख्यमंत्री बना करके और शिवसेना उद्धव ठाकरे को अलग करके और एकनाथ शिंदे के ऊपर चेहरा पर चुनाव लड़ के धोखा देके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया और 40 लाख नाम कटे और 40 लाख नाम जुड़े। सोचिए, और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी 89% वोट प्रतिशत लेकर के आई। विपक्ष के 40 लाख वोट कट गए और 40 लाख फर्जी वोट जुड़ गए, यानी कि 80 लाख वोट का फायदा, तब जीती। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना ली। अब हमें 2 पॉइंट्स पर चर्चा करनी है, 2 पॉइंट्स बहुत अहम है जिस पर हम लोग को चर्चा करनी है। नंबर 1, अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि नितिन गडकरी भी देंगे इस्तीफा, पीएम मोदी संकट में फंसे और बीजेपी नेता बनाएंगे अपनी पार्टी। अन्नामलाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास थे। और नितिन गडकरी
भी उसके बारे में सोच रहे हैं। उनके बयान यह बता रहे हैं कि अब वह खुश नहीं है और उनका मानना है कि इस्तीफा देकर के निकल जाना चाहिए। यह बयान पहले भी दे चुके हैं। अब इसका मतलब यह है कि नितिन गडकरी अगर अपने ही बयानों पर अमल करते हैं तो इसका मतलब है वह नाराज है और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए फिर उनको। यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो यह एक मोदी का खुला बगावत भी होगा अगर नितिन गडकरी ऐसा करते। अब 2 पॉइंट्स जो हम लोग चर्चा करने वाले। नंबर 1, अन्नामलाई के इस्तीफा ने बीजेपी को हिला दिया, पीएम मोदी को 440 का झटका लगा। पहला, इस पर आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। अन्नामलाई नरेंद्र मोदी के बहुत खासम खास में से एक थे। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने इतना मेहनत किया कि जैसे लगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, क्लीन स्वीप कर जाएगी। इतना मेहनत किया। जितना तमिलनाडु में मेहनत किया उतना आसाम में मेहनत नहीं किया। और अन्नामलाई का चेहरा चमकाने के लिए तो पूरी मीडिया का गोडाउन खोल दिया था। क्या एनआई, क्या पीटीआई, क्या दूरदर्शन, क्या सब में अन्नामलाई, जैसे मलाई उसमें से निकल रहा है और लोग मलाई के लिए लाइन लगा के रखे हुए, ऐसे मीडिया वाले उनकी लाइन लगा के रख रहे थे। लेकिन उस अन्नामलाई की सिर्फ एक छोटा सा बयान कि भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जाती है, सुनाई जाती है। और उस अन्नामलाई का बयान कि 2026 में भाजपा के फैसले को, शीर्ष नेतृत्व के फैसले को मानना ही मेरी गलती भूल थी। अगर मैं नहीं माना होता तो शायद उनको टिकट नहीं दिया गया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी। तो सुनी नहीं जाती है, सुनाई जाती है। जो अन्नामलाई ने खुद की पार्टी बनाने का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी के बचे कुचे असर को खत्म कर दिया। अब अन्नामलाई जो पार्टी बनाने जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, वह कह रहे हैं कि मैं मुख्य विपक्षी का अहम भूमिका निभाऊंगा। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने सालों से रह करके अन्नामलाई एक सीट नहीं निकाल पाते और अन्नामलाई बना रहे हैं पार्टी। अन्नामलाई पार्टी बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले उनको करने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे को चमका रही थी वही चेहरा भारतीय जनता पार्टी के उस पोल को खोलेगा। जिस तरह से यह घुसपैठ किए थे, भारतीय जनता पार्टी की थी तमिलनाडु के अंदर, तो वही पोल खोलेंगे। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। अब वही अन्नामलाई इनको काटेंगे, इनकी कमियां गिना कर। वह तो इन्हीं की पार्टी से निकले। दूसरा चीज, नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी अहम है, नितिन गडकरी क्यों है नाराज और एनडीए में भी मोदी से नाराजगी क्यों? यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी नाराज चल रही है एनडीए के अंदर और नितिन गडकरी भी नाराज। अब नितिन गडकरी को 70 साल में मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा गया, हेमा मालिनी को नहीं भेजा गया, और भी लोग हैं उनको नहीं भेजा गया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी को, यशवंत सिन्हा को और बाकी लोगों को भेज दिया गया। क्यों? अब नितिन गडकरी इसलिए भी नाराज है कि नितिन गडकरी की भी चल नहीं पा रही है। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी को कोई सम्मान नहीं देते। जब सेंट्रल हॉल के अंदर मीटिंग होती है और सब कोई बैठा रहता है तो नितिन गडकरी आगे ही बैठते हैं, पीछे नहीं बैठते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आते हैं सेंट्रल हॉल में और सभी नेता खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं, तो नितिन गडकरी न खड़े होते हैं, न हाथ जोड़ते हैं, न उनकी तरफ ताकते हैं। और नितिन गडकरी अगर खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके चलते हैं, तो नितिन गडकरी उनकी तरफ ताकते भी नहीं और नरेंद्र मोदी चुपचाप हाथ जोड़ के निकल पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी भी नितिन गडकरी को नहीं कुछ बोल पा रहे हैं और नितिन गडकरी भी नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी के बेटों पर जांच, नितिन गडकरी के मंत्रालय पर जांच, सब कुछ कराते हैं। और नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी राजस्थान के अंदर
जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ही षड्यंत्र करके, आंदोलन करा करके, तोड़फोड़ करा के बंद करा दिया। यह आरोप भाजपा पर लग रहा है, मोदी और शाह पर। अब नितिन गडकरी की चिंता यह भी है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को उस स्थान पे पहुंचा रहे हैं जब 1980 में जनसंघ जिस जगह पर था। इस भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था पहले। जनसंघ बदनाम हो गई थी, लोग उसे नफरत की नजर से देखते थे, क्योंकि हिंदू 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 बार बार होता था, खाली हिंदू मुस्लिम। तो इतना बदनाम हो गई, नहीं कुछ होता था, तो फिर उसे भंग कर दिया गया कार्यकारिणी को, और उसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी रखा गया। कब? 1980 में। और बड़ी मुश्किल से आडवाणी और वाजपेयी ने सत्ता तक पहुंचाया था, और सत्ता तक पहुंचाने वाली पार्टी को नरेंद्र मोदी ने भी उसी स्थान पर फिर ले जाके पहुंचा दिया। लेकिन अब उस वक्त की स्थिति संवैधानिक और लोकतांत्रिक थी, भारतीय जनता पार्टी उभर गई। अब बगैर संविधान और बगैर लोकतंत्र के देश चल रहा है, इसी सरकार ने उसे समाप्त किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल होगा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी अगर अब भी न समझे तो। और दूसरा, आरएसएस, भाजपा का प्रचार आरएसएस ही करता है, तो आने वाला वक्त आरएसएस के लिए भी संकट बड़ा होगा। दूसरा, एनडीए में भी मोदी से नाराजगी। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में अब्दुल सत्तार जैसे लोग जब यह मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना यानी कि अपनी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना, तो एकनाथ शिंदे भी इस पर गंभीर हो गए हैं और अपने 54 विधायक 7 सांसदों की ताकत नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण होगा और इनके लिए बहुत बड़ा संकट भरा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।